नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान से। छात्रों, आज हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दौहर स्थान जो उज्जैन में है वहाँ पर हुआ था। और उनके पिता का नाम, जैसा हम लोग जानते हैं, शाहजहां, और माता का नाम अर्जुनमंद बानो बेगम था, जिसे मुमताज़ के नाम से भी जाना जाता है। आइए उनके निकाह के बारे में जानते हैं। तो उनका निकाह जो है 18 मई 1637 ईस्वी में लगभग 18 वर्ष की उम्र में फारस राजघराने में हुआ था। और उनकी जो पत्नी थी उसका नाम दिलराश बानो बेगम, जिसे राबिया बीबी या राबिया दुरानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार फारस में उनका निकाह हुआ था, फारस राजघराने में उनका निकाह हुआ था। और पहला जो उनका राज्याभिषेक हुआ था वह 1658 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ था उनका वह 5 जून 1659 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से अकबर की भांति औरंगजेब का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ था 5 जून 1659 ईस्वी को, वह विधिवत राज्याभिषेक करवाया गया था। और यह जो राज्याभिषेक हुआ था काफ़ी भव्य हुआ था, भव्य तरीके से। इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भव्य राज्याभिषेक के रूप में जाना जाता है। और इस राज्याभिषेक में औरंगजेब अपने ससुराल फारस घराने को भी आमंत्रित किया था। और फारस घराने के शाह आते हैं और भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। इतिहासकार मनुची भी साथ में आते हैं। उन्होंने इस जो घटना, जो राज्याभिषेक की घटना है, उसको द एस्टोरियो द मेगोर, जिसका मतलब होता है फारस राजधानी के आवभगत का वर्णन। तो ये मनुची के द्वारा ऐसा वर्णन, इस राज्याभिषेक का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। और इस राज्याभिषेक में फारस घराने को कई बहुमूल्य चीज़ें प्रदान की गई। उनके स्वागत में उन्हें 60 अरबी घोड़े और 37 कैरेट गोल्ड मोती प्रदान किया गया था। साथ ही फारस के जो शाही राजा थे उन्हें जो था पान का पत्ता पसंद था, पान था, उन्हें पान भी भेंट किया गया। तो इस प्रकार से यह जो राज्याभिषेक अकबर का है, जो 5 जून 1659 ईस्वी को हुआ था, और काफ़ी भव्य था और काफ़ी भव्य तरीके से उन्होंने फारस घराने के शाह राजा को उन्होंने काफ़ी अच्छी। तो औरंगजेब क्रूर शासक के रूप में भी माने जाते हैं, और क्योंकि वो कई साथ ही जो है वो कट्टर रूप से सुन्नी मुसलमान थे। और औरंगजेब को जो है जिंदा पीर या शाही पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर या शाही पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर या शाही पीर का मतलब ये है, उनके चारित्रिक गुणों के कारण ही ऐसा कहा जाता था। चूँकि वह अपने खर्च हेतु टोपियाँ सिलता था और सुन्नत के इस्लाम के नियमों का पालन करता था, पराई स्त्रियों को नहीं देखता था, शराब का सेवन नहीं करता था, जुआ और संगीत पर उन्होंने पूर्ण प्रतिबंध उसने लगा दिया था। और इस प्रकार से अपने चरित्र पर लांछन कभी लगने नहीं दिया। यही वजह है कि उसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। और ये औरंगजेब जो है, इस प्रकार से हम जानते हैं कि वह दैनिक खर्च के लिए, अपने निजी खर्च के लिए
टोपी सीलता है और कुरान को जो है अपने हाथों से अपने लिखता था, उनका नकल उतारता था कुरान का, और टोपियों और कुरान की नकल को बाज़ार में जाकर बेचता था, और उससे जो है उसे हदिया प्राप्त होती थी या पैसा प्राप्त होता था। हदिया उसे कहा जाता है जो धार्मिक वस्तुओं को बेचकर राशि प्राप्त की जाती है, उसे हदिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह पहला शासक है जो कि छोटे मोटे कार्य टोपी सील कर या कुरान का नकल कर अपने हाथों से लिख कर उसे बाज़ार में बेचता है। और अब आइए उनकी पत्नी के बारे में कुछ इतिहासकार उनकी पत्नी के बारे में कहते हैं, औरंगजेब के बारे में कहते हैं कि उनकी मात्र एक पत्नी थी, एक बीवी थी, दिलरास बानो बेगम, और जिसे वे बेतहा प्यार करते थे, और इसलिए उन्होंने उनकी याद में औरंगाबाद में एक मकबरा बनाई थी, और जिसे बीवी का मकबरा कहा जाता है। और यह जो मकबरा, बीवी का मकबरा, उन्होंने अपनी बेगम की याद में बनाया था, जो ताजमहल की नकल पर बनाया गया था। अब आइए हम लोग आगे इनके युद्धों के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से किन किन युद्ध इन्होंने लड़े। तो औरंगजेब जो है विभिन्न विद्रोहों का सामना करना पड़ता है उन्हें। जाटों का विद्रोह, सतनामियों का विद्रोह, कंधार का विद्रोह, और दक्षिण भारत में अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर इत्यादि जगहों से उन्हें औरंगजेब का प्रतिरोध होता है। उनके शासनकाल का पहला जो युद्ध होता है वह 1608 ईस्वी में होता है। औरंगजेब के समय में पहला जो युद्ध होता है वह 1660 ईस्वी में होता है, और वह बंगाल के विरुद्ध में होता है, और वह मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाकर वहाँ पर युद्ध के लिए भेजते हैं। और चटगांव, आराकान असम, वो आराकान के राजा जो थे उस समय, उनसे चटगांव जीत लिया जाता है। यह चटगांव जो है बांग्लादेश में, वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है। और इसके साथ ही अहोमों अर्थात असम के राजा से भी युद्ध होता है औरंगजेब के गवर्नर का। और 1622 ईस्वी में जो है वह विद्रोह का दमन, उनके विद्रोह, अहोमों के राजा का विद्रोह का भी दमन किया जाता है। इसके बाद पुनः जो है 1663 ईस्वी में जब मीर जुमला की मृत्यु हो जाती है तो उसके जगह पर शाइस्ता खान को वहाँ का गवर्नर बनाया जाता है, बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। पुनः 1666 ईस्वी में हम देखते हैं कि उनका युद्ध जो है पुर्तगालियों से होता है। पुर्तगाली जो है उस समय समुद्रों के जो है स्वामी माने जाते थे, यानी समुद्रों पर पुर्तगालियों का एकाधिकार था। तो उनसे भी 1666 ईस्वी में पुर्तगालियों से भी औरंगजेब का झड़प होता है, और दमन करते हुए उनकी सेना जो है, औरंगजेब की सेना जाती है और सोनगांव तक को कब्जा कर लिया जाता है, उस पर अधिकार कर लिया जाता है। यह सोनगांव जो है बंगाल के पास एक द्वीप है। तो सोनगांव पर 1666 ईस्वी में औरंगजेब की सेना जो है वह कब्जा कर लेती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनका जो पहला अभियान बंगाल के शासक और अहोमों के विरुद्ध होता है, वह उनका सफल अभियान होता है और उसमें विजयी हासिल उन्हें होती है। अब आइए उनके तत्कालीन और भी जो शासक थे उनके बारे में जानते हैं। तो मरवाड़ राजा जसवंत सिंह उनके समकालीन जो थे वो राजा थे, और बहादुरपुर के दुर्ग युद्ध में वो शाह शुजा को हराते हैं। औरंगजेब
के कई भाई थे, तो उनके एक भाई शाह शुजा भी थे। तो शाह शुजा को वो मारवाड़ राजा जसवंत सिंह बहादुरपुर के दुर्ग में जो है जयसिंह के द्वारा शाह शुजा को हराया जाता है। पुनः धर्मंत के युद्ध भी लड़ा जाता है, जिसमें वो जयसिंह जो है हार जाते हैं। और पुनः सामूगढ़ का एक युद्ध होता है। सामूगढ़ के युद्ध जो है वह औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में होता है। दारा शिकोह, जिसके बारे में पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि दारा शिकोह भी औरंगजेब का भाई होता है, और अपने भाई से ही औरंगजेब का युद्ध होता है, जिसमें दारा शिकोह पराजय होते हैं। और तत्पश्चात हम देखते हैं कि जयसिंह जो मारवाड़ राजा था वह औरंगजेब से समझौता कर लेते हैं, औरंगजेब के साथ मिल जाते हैं। तत्पश्चात उन्हें गवर्नर भी बनाया जाता है, और जब उन्हें अफ़गानिस्तान काबुल में भेजा जाता है, वहाँ पर एक जमरूल नामक एक जगह में 1679 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु के उपरांत औरंगजेब कहता है कि औरंगजेब ने कहा, आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया, आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। मतलब कि कुफ्र का मतलब होता है कि धर्म विरोध। उसका कहने का मतलब था कि आज धर्म विरोध का दरवाज़ा टूट गया है, मतलब आज अब मेरा मारवाड़ क्षेत्र में कोई विरोध करने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो चूँकि जय सिंह के कोई पुत्र नहीं थे, और औरंगजेब अब के दिमाग में यह चल रहा था कि अब वह क्षेत्र जो है मेरे ही अधीन आ जाएगा। तत्पश्चात ही उन्हें सूचना मिली कि जय सिंह की जो पत्नी है, गर्भवती पत्नी थी, उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिनका नाम अजीत सिंह है। और अजीत सिंह को औरंगजेब जो है दिल्ली बुला लेते हैं, और दिल्ली बुलाकर उन्हें रूपागढ़ की हवेली में रखा जाता है। तत्पश्चात उन्हें अजीत सिंह को जो है मारवाड़ का राजा भी बनाया जाता है। और वहीं देखते हैं कि रूपागढ़ की हवेली में जहां रखा जाता है अजीत सिंह को, वहां के एक परमवीर योद्धा थे, जिनका नाम दुर्गादास राठौर था। दुर्गादास राठौर को भारतीय इतिहास में मारवाड़ का यूलिसीज कहा जाता है, चूँकि वह हमेशा औरंगजेब से मुकाबला करता रहा, कभी भी जंगलों की खाक छानता रहा, लेकिन कभी भी उन्होंने औरंगजेब की जो है अधीनता स्वीकार नहीं की। कर्नल जेम्स टार्ड ने उनकी तुलना जो है भारत में वीर दुर्गादास राठौर से की है, यूलिसीज की तुलना। यूलिसीज जो थे यूनान का एक बड़ा योद्धा थे, इसलिए कर्नल जेम्स टार्ड ने उनकी वीरता को देखते हुए ही उनकी तुलना जो है वीर दुर्गादास राठौर की तुलना यूलिसीज से की है, जो यूनान के एक बड़े योद्धा थे। और अंततः हम देखते हैं कि उज्जैन में जाकर वीर दुर्गादास राठौर की मृत्यु हो जाती है, और उनका जो स्मारक है वह क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। अब आइए देखते हैं कि मुग़लों का जो ज़्यादा प्रतिरोध हुआ वह दक्षिण भारत के जो शासक थे उस समय के, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा उनका कड़ा मुकाबला होता है। और शिवाजी महाराज जो है उनका सबसे ज़्यादा विरोध औरंगजेब को झेलना पड़ता है, और वह कभी भी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। उनका पहला झड़प जो है शिवाजी से वह 1656 ईस्वी में ही शुरू हो गया था, जब औरंगजेब अपनी गद्दी पाने के लिए संघर्षरत थे, और वह शिवाजी की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनके दमन में नहीं लग पाते हैं। और जब वह बादशाह बनता है तो वो फिर दक्षिण की ओर
ध्यान देते हैं और शाइस्ता खान को वो बीजापुर शिवाजी के दमन के लिए भेजते हैं, परंतु शिवाजी खान जो है शाइस्ता खान 3 किले जीतते हैं। तत्पश्चात वहाँ से वो भगा दिए जाते हैं और 1663 ईस्वी में पुनः जो है शाइस्ता खान 1663 ईस्वी में जो है वह ऐसा होता है और पुनः 1665 में जो है आमेर के राजा जय सिंह को बीजापुर शिवाजी के विरुद्ध में भेजा जाता है और शिवाजी इस युद्ध में जो है लगभग हराए जाते हैं और शिवाजी और औरंगजेब के बीच में जो है वह पुरंदर की संधि होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। तो पुरंदर की संधि जो है शिवाजी और औरंगजेब के बीच में होती है और शिवाजी के पास उस समय 35 किले थे, महत्वपूर्ण किले थे, जिसमें वो 23 किलों को उन्हें मुग़लों को देना पड़ता है, औरंगजेब को देना पड़ता है और छोटे छोटे 12 किले मात्र उनके पास रहते हैं और उनके पुत्र जो संभाजी थे उन्हें 5000 मनसब प्रदान किया जाता है। 5000 का मनसब औरंगजेब के द्वारा प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात 1666 ईस्वी में शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ मिलने जाते हैं औरंगजेब से और उन्हें दिल्ली के जयपुर भवन में रखा जाता है। तत्पश्चात जो है वो जयपुर भवन में मिर्ज़ा जय सिंह की मदद से भाग निकलते हैं और पुनः जो है वो चुनौती देते हैं औरंगजेब को और ज़िंदगी भर वो लड़ते रहते हैं और उन्होंने अपनी राजधानी जो है रायगढ़ के किले में शिवाजी ने अपनी राजधानी को घोषित किया था। मराठे जो थे, शिवाजी मराठे थे और मराठे जो थे गुरिल्ला पद्धति के तौर पे गुरिल्ला पद्धति के आधार पर युद्ध लड़ते थे। गुरिल्ला पद्धति वह पद्धति था जो पहाड़ी क्षेत्रों में उस समय मराठा क्षेत्र में लड़ा जाता था। इस युद्ध में क्या होता था, गुरिल्ला पद्धति में कि युद्ध करते थे लोग और शिवाजी या उनके सैनिक और पहाड़ों की ओर छुप जाते थे, क्योंकि वह पहाड़ी एरिया था और उस एरिया की जानकारी उन्हें ही ज़्यादा थी। इसीलिए उनको औरंगजेब के द्वारा पहाड़ी चूहा भी कहा गया है। शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से चूहा जो है अपना ये करके शिकार करके बिल में घुस जाते तो उसी प्रकार से वो जो है युद्ध करके पहाड़ों में छुप जाते थे। और पुनः देखते हैं कि 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और शिवाजी की मृत्यु के बाद इतिहासकार लिखते हैं उनके बारे में कि शिवाजी की मृत्यु एक विपदा थी, मराठों का दमन होना लाजमी था। यदि शिवाजी कुछ दिन और जीवित रहते तो मुग़लों को पराजित कर सकते थे और शिवाजी के देहांत के बाद ही 1680 89 ईस्वी में शिवाजी का पुत्र संभाजी मराठा सरदार बनते हैं और 1689 ईस्वी में उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। पुनः 1689 से 1701 ईस्वी तक संभाजी का सौतेला भाई राजा राम शासन करते हैं मराठा के अधीन और तत्पश्चात जो है 1701 ईस्वी से 7 ईस्वी तक ताराबाई के अधीन शासन उनका रहता है। तो इस प्रकार से मराठा के बारे में हम लोग अलग से एक अध्याय के बारे में विस्तार रूप से मराठा के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मराठा शक्ति का ये जो है अंत हो जाता है और इस प्रकार हमने देखा कि औरंगजेब जो है किस प्रकार से विभिन्न युद्धों को लड़ता है और उसमें वो विजयी हासिल करता है, लेकिन दक्षिण के क्षेत्र में जो है उनकी कब्र खुदती है, मतलब जो उन्हें जो परेशान होना पड़ता है, उन्हें जो हार मानना पड़ता है वो दक्षिण का क्षेत्र ही होता है और उनका मकबरा भी जो है वह दक्षिण में ही बनाया गया है। बुरहान मुल्क फकीर बुरहान मुल्क के पास ही उनका साधारण सा मकबरा
औरंगाबाद में बना हुआ है, जो महाराष्ट्र में है। और अब आइए उनके कुछ के कर के बारे में जानते हैं। तो औरंगजेब जब बादशाह बना तो उन्होंने विभिन्न करों को हटा दिया। उनमें आब, वबों, पानदारी टैक्स, राहदारी टैक्स इत्यादि को उन्होंने हटा दिया। राहदारी टैक्स जो आज का रोड टैक्स है, मतलब आंतरिक परागमन, मतलब आंतरिक जो आवागमन का शुल्क था, राहदारी टैक्स, उन्हें भी हटा दिया गया। और पानदारी जो है एक व्यापारी टैक्स था, उसे भी हटा दिया गया। और आव वाबो जो एक स्थानीय टैक्स था, उसे भी हटा दिया गया। और एक तमगा टैक्स था जो मुगलों के ऊपर लगता था, तो वह भी टैक्स उन्होंने हटाकर, तमगा टैक्स हटाकर प्रशासनिक सुधार किया। इनके धार्मिक नीतियों को हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे।